की समस्याएं हम बहरिया ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किशोरावस्था के बच्चे ही हमारे स्कूलों में आते हैं, इसलिए ये विषय हमारे लिए और भी समसामयिक हो जाता है। हमारे बच्चों में बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बदलाव आ रहे होते हैं और उन्हीं के कारण उनमें समस्याएं पैदा होती, क्योंकि वो खुद उलझन में होते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि हम बड़े हैं कि छोटे। अक्सर उनसे ये कहा जाता है तुम बड़े हो गए और तुम्हें समझ नहीं आता, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है ये मत करो तुम बच्चे हो। वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मतलब समझ ही नहीं पाते कि हम बड़े हैं कि बच्चे हैं, हम ये करें कि वो करें, या हम कब सही है कब गलत है। तो उसी के कारण ही हो रहे बदलावों के कारण उनके अंदर कई सारी समस्याएं पैदा होती हैं, जिनको हमने यहाँ पे इंगित किया हुआ है। देखिए, मैडम ने बताया कि किशोरावस्था की समस्याएं जो हमें टॉपिक मिला है, हम ब्लॉक बहरिया से, नाम आप देख ही रहे हैं, दुर्गावती मिश्रा, सीमा जायसवाल, अलका सिंह, संगीता सिंह और प्रभाकांत गोजर जी। इसमें है तो बहुत सारी परेशानियां, लेकिन जो मुख्य परेशानियां हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर दर्शाया है। जैसे आप ये समझ लीजिए, शारीरिक परिवर्तन संबंधी समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है। शारीरिक परिवर्तन जब समस्या आ जाती है बच्चों के अंदर, जैसा कि हम लोग देखते हैं और हम लोग भी अनुभव करते हैं, बच्चों को लगता है कि अनुभव मैडम लोग नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग बच्चे से कर लेते हैं। उनके अंदर तमाम तरह की गतिविधियां बदल जाती हैं, बोलचाल की भाषा, परस्पर बात करने का जो एक तरीका होता है, तौर तरीका, वो बदल जाता है, दूरियां बनाने लगते हैं। और मैंने तो ये भी देखा है कि जूनियर स्तर के बच्चे अगर बालक बालिका दोनों एक साथ हैं तो उनका जुड़ाव धीरे धीरे बालक है तो बालिका की तरफ, बालिका है तो बालक की तरफ होने लगता है। पर हमारा काम क्या है कि हम उनके इस सब चीज़ों को देखते हुए, मुझे हम पता है कि बच्चों के अंदर ये चेंजिंग आ रही है, तो उसको अपने ढंग से समझाना, अपने ढंग से बताना, ये नहीं कहना है कि आपके अंदर ये परिवर्तन आ रहा है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। उनको ये बताने की जरूरत होती है। हम लोग बताते हैं कि देखो ये तो एक उम्र का तकाजा है, ये होता ही है, लेकिन अच्छी चीजों को करोगे तो आगे चल के अच्छे बनते जाओगे, और अगर गलत कुछ हो जाएगा तो फिर गलतियां सुधारने में टाइम लगेगा। और उसमें भी है कि गलतियां अगर जो सुधार लेता है वो बहुत आगे जाता है, लेकिन जो गलती नहीं सुधार पाता है इस बीच में, ये जो किशोरावस्था की उम्र होती है, इस बीच में वही बंदा बिगड़ता चला जाता है। तो ठीक है, भाई बहन, बार बार हम लोग इंगित करते हैं कि भाई है बहन है, आपस में तुम लोग भाई हो बहन हो, इस तरह की मिल करके बातें करो, और ठीक है खूब खुल करके बात करो, खूब हंसो, खूब मजाक करो, खूब मिलो, लेकिन अंदर से गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातें बच्चों को समझ में आती है और वो बहुत इंजॉय भी करते हैं आपस में, लचीलापन आने लगता है, शर्मीलापन आने लगता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कुछ कहिए तो उन्हें लाज आने लगती है, शर्म आने लगती है। जैसे कहते हो ना कि तुम इतने बड़े हो गए हो और अब ये बताओ तुम्हें हम सिखाएं कि तुम ड्रेस में आओ, ड्रेस मिला है, यूनिफॉर्म में आओ, गंदे कपड़े में आओ, मत आओ, ये क्या हम सिखाएं? तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, इस उम्र में पहुंच रहे हो कि तुम्हें अपने से समझना चाहिए। तो मुस्कुराते हैं बच्चे, उसको गलत उस वे में नहीं लेते, वो सोचते हैं कि मैडम मेरी सब भावनाओं समझ रही। तो उन्हें इस तरह से समझाया जाए कि बच्चों को हीन भावना ना आए, ना वो अपने ऊपर ये गिल्ट महसूस करें कि हाँ हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा, इसलिए हमें हर जगह टोका जाता है, नकारा जाता है। टोकना तो उनके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। अगर हम टोकेंगे तो ये निश्चित है कि वो कहीं ना कहीं गलत होते जाएंगे। प्यार से समझाना, उनके हर चीज को समझ करके उनके अंदर घुसना, परस्पर जो तारतम्यता होती है उसको बनाना, और उनकी गतिविधियों को समझना, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना है, हर बात को समझना, हर बात को प्रेम रूपी करना। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि किशोरावस्था की समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। क्योंकि हम तो हमेशा बच्चों से कहते हैं, प्रेयर में भी कहते हैं कि मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाता है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाता है। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं।
की भावना, शारीरिक परिवर्तन संबंधी समस्याएं, स्वतंत्रता संबंधी समस्याएं, आत्मसम्मान को सिद्ध करने की समस्या, धार्मिक रीति रिवाजों में अविश्वास, असुरक्षा की भावना, नैतिक मूल्यों में बंधे रहने की समस्या, मानसिक उलझन, ये सारी समस्याएं जिनसे किशोरावस्था के बच्चे जूझ रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि क्लास में विषय पढ़ाने से ज़्यादा एक बच्चे को, एक इंसान, एक मनुष्य को, एक व्यक्तित्व को तैयार करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा बेसिक 8 तक कर लेता है, बेसिक, जस्ट बेसिक, और वो 9th से होश में आता है तो वो एक अच्छा इंसान बन चुका है। और अगर 8 तक वो अच्छा इंसान नहीं बन पाया ना, तो 9th में उसे हैंडल करना किसी भी इंटरमीडिएट स्कूल के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए मेरा जब भी क्लास होता है अधिकतर, तो उसमें मैं टॉपिक को 10-15 मिनट में समराइज करके होमवर्क देके और फिर कहानी, कथा, मेरे अनुभव, उनके अनुभव, हंसी मजाक, बातें, इस तरह का सेशन होता रहता है। तो इससे मुझे ये लगता है, खासतौर से क्लास 8 के लिए उसकी क्लास टीचर हूँ मैं, कि ये जाएंगे आगे। और 6 वाले बच्चे जब हम आते हैं, कहाँ से आए हो, किस स्कूल से आए हो, यूँ कमेंट करते हैं जब हमें खराब बच्चे मिलते हैं, है ना। तो मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चे जाएंगे जब इंटरमीडिएट कॉलेज में और इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो यही सुनने को मिलेगा, कहाँ से आए हो, किस स्कूल से पढ़े हो। तो इसलिए मेरे अंदर ये बहुत डर बसा हुआ है। मेरे ख्याल से आप सभी के अंदर भी, भाई आप भी उसी स्थिति में है, डर बसा होगा कि अच्छे कमेंट आए इंटरमीडिएट कॉलेज से। तो इसलिए मेरा सारा समय, अधिकतर समय इन चीज़ों में, इन तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चों के साथ जाता है। और उनको अपने तरफ से शिक्षा से नहीं जोड़ना, भावनात्मक रूप से आप उन्हें इतना जोड़ लीजिए, वो और किसी तरह से हैंडल नहीं होंगे, वो किसी और तरह से हैंडल हो ही नहीं सकते। सिर्फ आपको उनको भावनात्मक रूप से अपने से जोड़ना होगा। थैंक यू। एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो इसमें है धार्मिक सुरक्षा, धार्मिक असुरक्षा की भावना उनके अंदर जो आती है, वो रीति रिवाज से ऐसे किशोरा वाले बच्चे, उनको कोई भगवान नहीं पसंद आते हैं, ना कोई वो रीति रिवाज पसंद आता है, ना कहीं हम अपने घर में ही कर रहे हैं कि अगर कहिए कि पूजा पाठ में बच्चों को जैसे शुरू से सिखाते थे, पूजा पाठ कर दिया करो, एक बार 1 लोटा जल चढ़ा दिया करो, अरे मम्मी इससे कुछ नहीं होता है, बस कर्म करते चलो, भगवान ही सब कुछ नहीं होते हैं, भगवान तो जो कर्म करेगा अच्छा तो उसको परिणाम देंगे। तो ये बात हम इस तरह से बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। आप भगवान के सामने 1 मिनट खड़े होकर ध्यान करोगे तो कभी आपत्ति विपत्ति आएगी तो ईश्वर तुम्हारा साथ जरूर देगा, क्योंकि आपने उसको हर दिन याद किया है, तो वो आपके भी मुसीबत में खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से समझाने से बच्चों के अंदर वो धार्मिक भावनाएं भी जागृत होती किया और बोर्ड बंद करके सब बाहर चले गए। वो तो खेल रहे थे, उनको पता नहीं इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, और वो बच्चा डर के मारे मर गया। ऐसा हुआ, मूवी में दिखा रहा था कि ऐसा नहीं करना है, ये बच्चों को बताना। फिर शारीरिक जरूरतों पर रोक लिया, जैसे किसी बच्चे भोजन, पानी या नींद से वंचित करना, ये भी शारीरिक उत्पीड़न में ही आता है। फिर हमारा है घुटन पैदा करना, किसी बच्चे का गला दबाना, दम घोटना, ये शारीरिक उत्पीड़न में ही आता है। अक्सर बच्चे जो है इस तरह की चीजें स्कूल में देखने को नहीं जाते हैं, जैसे कि बच्चे टॉयलेट में किसी बच्चे को बंद कर देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम प्रेयर के समय या छुट्टी के धार्मिक भेदभाव में बच्चों में अगर ये आ गया है या कहीं समाज में है कि कोई धर्म बड़ा या कोई धर्म छोटा, तो उनको वो उत्पीड़न में आ जाता है कि तुम्हारा वाला धर्म नहीं सही, मेरा वाला सही है। तो इस प्रकार से जो धार्मिक है, अगर भेदभाव है तो उत्पीड़न के रूप में दिखाई पड़ता है। उसमें समाज को, या कह सकते हैं कि अपने विद्यालय में, समाज में या परिवार में भी हर जगह बताना यही है कि धर्म जो है वो सब एक होता है और उसकी मुख्य शिक्षा एक ही होती है, और जो एक समानता बताती है कि ईश्वर एक है। ये धार्मिक उत्पीड़न की श्रेणी में है। इसके बाद बाल श्रम जो है, बाल श्रम को कब हम मानेंगे कि वो बाल श्रम है और कब मानेंगे कि ये केवल श्रम है जो जरूरी है, इसमें अंतर हमें बच्चों को बताना है कि अगर आप अपना कार्य कर रहे हैं, माता पिता की कभी सहायता कर रहे हैं या समाज में कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो बाल श्रम की श्रेणी में नहीं है। अगर आपको जबरन कोई कार्य कराया जा रहा है, पैसे कमाने के लिए किसी ने आपको बंधक बनाकर रखा है,
बाल श्रम की श्रेणी में आता है, ये भी एक उत्पीड़न माना जाता है। ये डिफाइन कर देना उचित होता है बच्चों को कि कौन सी श्रेणी बाल श्रम में आएगी और कौन सी श्रेणी बाल श्रम में नहीं आएगी। अपनी कक्षा को स्वच्छ रखना, अपने को स्वच्छ रखना और अपने परिवार को स्वच्छ रखना, ये जिम्मेदारी अगर बच्चे जब से उठाने लगते हैं तो वो बच्चे बाल श्रम की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके अलावा घरेलू हिंसा ये आज की सबसे बड़ी उत्पीड़न की तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। ये हिंसा स्टार्ट कहाँ से होती है? और हम देखते हैं कि हम घर में अक्सर ऊंची आवाज में